चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 102 इज, यह वेक्टर कैलकुलस से है या वेक्टर एनालिसिस से है। तो देखिए इस वेक्टर में यह देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर निकालना है ना जी। तो कोई भी पॉइंट अगर मान लीजिए P, X1, Y1 और Z1 है तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस लेते हैं। तो OP वेक्टर बराबर होगा X1 I वेक्टर प्लस Y1 J वेक्टर प्लस Z1 K वेक्टर, होगा ना जी। तो यहाँ पॉइंट क्या दिया हुआ है 102, यही ना है। तो इसे क्या लिखेंगे X1 I वेक्टर प्लस Y1 0 J वेक्टर प्लस Z1 2 K वेक्टर। तो क्या लिख देंगे I वेक्टर प्लस 2 K वेक्टर, 0 J दैट्स मीन्स 0 हो जाएगा। इसे आप I कैप प्लस 2 K कैप भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी अगर कैप लिखा होगा तो डरने की बात नहीं है। इस तरह इसमें पोजीशन वेक्टर हम लोग, हालांकि इस कैप का सेंस हम लोग यूनिट से लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन में है I वेक्टर प्लस 2 K वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ 7i 2j प्लस k इज, कितना इजी है। मॉडुलस ऑफ ए क्या लिखते हैं जी, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए बराबर रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, फॉर्मूला है ना जी। तो हम लोग क्या लिखते हैं रूट ओवर x1, x के जगह कितना है 7 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो क्या होगा 49 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा जी रूट ओवर 54। सोल्व करेंगे तो 3 रूट क्या हो जाएगा 6, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 6। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए 10 है, ए रूट ओवर 55 है, ए सी 3 रूट 6 है और ए डी 6 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा सी हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इफ ओ बी द ओरिजिन एंड ओपी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप 4k कैप एंड OQ इज इक्वल टू 5i 4j माइनस 3k, देन PQ इज इक्वल टू। तो देखिए PQ है ना जी, PQ वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर लिखते हैं ना जी दो वेक्टर का जो, तो OQ का मान कितना है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप माइनस OP कितना है 2i प्लस 3j माइनस 4k। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5i माइनस 2i, तो क्या लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j माइनस 3j, तो j माइनस 3k माइनस 4k और माइनस प्लस हो जाएगा ना तो प्लस k कैप। रिजल्ट क्या होगा जी 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो इसे हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन है 7i 7j 7k, रॉन्ग। माइनस 3i माइनस j माइनस k, ये भी रॉन्ग है। 7i 7j 7k, ये भी रॉन्ग है। और देखिए तो यह 3i प्लस j प्लस k यह आपका ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी डी होगा। तो इस क्वेश्चन का PQ वेक्टर PQ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i कैप j कैप 3k एंड 3i 4j 7k इज, इसका स्केलर प्रोडक्ट है ना। स्केलर प्रोडक्ट मतलब दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लीजिए लेट वेक्टर A इज इक्वल टू 5i प्लस j माइनस 3k और वेक्टर B इज इक्वल टू कितना बाबू 3i माइनस 4j प्लस 7k। तो हमको डॉट में निकालना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे सीधे A डॉट B बराबर हम लोग लिखे हैं, फॉर्मूला पढ़े होंगे x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। यह फॉर्मूला आप देखे होंगे कैसे, यहाँ A और B दिया है ना। अगर मान लीजिए A बराबर वेक्टर A बराबर x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर है और वेक्टर B बराबर है आपका x2 i वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर प्लस z2 k वेक्टर।
तो ए बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो इसी प्रकार इससे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम क्या लिखेंगे, x1 x2 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -4 प्लस -3 इंटू 7। तो क्या हम लिखेंगे जी, 15 -4 और -21। तो कितना हो जाएगा, 15 -25। तो क्या हो जाएगा जी, -10। ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, बी होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा स्केलर प्रोडक्ट से। अब हम लोग देखते हैं इस सेशन में कौन क्वेश्चन आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 देन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि डॉट है ना जी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का प्रॉपर्टी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। न लिख के हम लोग सीधे ये लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। तो यहाँ लिखा गया है ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ए और बी को अगर हम 0 की इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कोस थीटा 0 कब हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो ए और बी का अर्थ क्या होता है, वेक्टर ए यह है और वेक्टर बी यह है, तो इसी के बीच का ना थीटा होता है जी। तो थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, π/2। तो इसका अर्थ क्या होगा, यदि दो वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो इसका अर्थ होगा वह वेक्टर एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0, इसका अर्थ हुआ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर यही आता दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो यह था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए, यह क्वेश्चन एकदम छोटा है और आसान है। आई डॉट जे, तो आप सब आदमी जान रहे हैं कि आई डॉट जे डॉट प्रोडक्ट है ना जी। अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो इसका मान अलग होता। तो अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या होगा, इसे सीधे हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ आई वेक्टर मॉडुलस ऑफ जे वेक्टर इंटू कोस थीटा लिखेंगे कि नहीं। तो मॉडुलस ऑफ आई का अर्थ 1 हुआ, मॉडुलस ऑफ जे का अर्थ 1 हुआ, आई इंटू कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो आई और जे है ना, तो आपको 3 वेक्टर दिखाई देता है जिसे हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। अगर ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है और एक के वेक्टर है, तो इन सबके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस कितना, π/2। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू कॉस π/2 दैट्स मीन्स 0। तो आई डॉट जे का मान क्या हो जाएगा जी, 0 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो आई डॉट जे बराबर क्या होगा, 1 होगा। वहीं क्रॉस होता तो दूसरा होता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखा जाए, इफ के क्रॉस जे, यहाँ देखिए के क्रॉस जे क्या होगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है या इसे कहिए वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए हम एक साइकिल बनाते हैं। इसे लिखते हैं आई वेक्टर, इसे लिखते हैं जे वेक्टर और इसे लिखते हैं के वेक्टर। तो आप देख रहे हैं क्या है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या होगा जी, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे है। अगर यही जे क्रॉस के होता तो आई होता, लेकिन है क्या, के क्रॉस जे। के और जे को जब हम एक साथ ले लिए तो बचा कौन, आई। लेकिन इसका डायरेक्शन किसके साथ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, आई माइनस आई वेक्टर। यहाँ ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। ध्यान से देखिएगा, जे क्रॉस के लिए हैं, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। लेकिन इसी को घुमा दूं, जे क्रॉस आई कर दूं, जे क्रॉस आई तो होगा माइनस के। इसी को लिख दूं आई क्रॉस के, तो मान क्या होगा जी, माइनस जे। तो इस तरह को ध्यान में रखे रहिएगा, इस तरह के प्रश्न को आपको बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट ए इज व्हाट। तो देखिए
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए डॉट मॉडुलस ऑफ ए। क्यों, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। लिखते हैं ना जी, तो हम इसे क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। अब दोनों समान वेक्टर है, तो दो समान वेक्टरों के बीच का कोण क्या होता है जी, 0 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए डॉट मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए दैट्स मीन्स ए, मॉडुलस ऑफ ए इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा ना। तो ए स्क्वायर को तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इसे सिंपल देखा जाए, इसी बात को थोड़ा सा पीछे जाकर मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए, तो हम इसे क्या लिख देंगे, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, यह ऑप्शन होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन 2022 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है। यह हो सकता है यह क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब यह क्वेश्चन 3D से, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ तो इस टॉपिक के, इस सेशन के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस, यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है यह क्वेश्चन रिपीट भी कर दे। तो यह डायरेक्शन कोसाइन किसका पूछा जा रहा है, वाई एक्सिस का। थोड़ा सा मैं इसका डिडक्शन आपको बता दूं। यह सपोज अगर एक्स एक्सिस है और यह आपका वाई एक्सिस है और यह आपका जेड एक्सिस है, क्या है जी, जेड एक्सिस है, और यह आपका ओरिजिन है। तो आप सब आदमी जानते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। एक्स एक्सिस पर वाई और जेड का डायरेक्शन कोसाइन 0 होगा, वाई अक्ष पर एक्स और जेड का, जेड पर एक्स और वाई का। यह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो इसे हम आसानी से लिखेंगे। इस पर का एक्सिस 1 0 0, यहाँ का डायरेक्शन कोसाइन होगा 0 1 0, यहाँ का क्या होगा जी 0 0 1। तो देखिए ऑप्शन पूछा किसका गया है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस आर। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 0 1 0 0 1 0। ये 0 क्या है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, सी होगा। तो यह था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। अगर इसमें पूछता डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस तो क्या लिखेंगे 1 0 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या लिखेंगे 0 0 और 1। तो यह था डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड प्रश्न। अब इस प्रश्न को और घुमाएगा तो आप इसको याद रखे रहिएगा, इस डायग्राम को, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या आ रहा है। देखिए, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये जो प्रश्न है सीधे फार्मूला से है। मान लीजिए अगर कोई लाइन है, ए है, ए का निर्देशांक x1 y1 और z1 है, और बी का कोऑर्डिनेट, बी का निर्देशांक x2 y2 और z2 है। बी का क्या है जी x2 y2 और z2 है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कहा जाए तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, निर्देशांकों का डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे जी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, वही ना है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर। तो क्या होंगे x1 x2 y1 जोड़ y2 z1 और z2। यह ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि निर्देशांकों का रेशियो हमेशा अंतर से निकाला जाता है। यह तो डिस्टेंस निकल जाएगा, ये पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो नहीं निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। यह उसके मिड पॉइंट का निर्देशांक का है फॉर्मूला। और कोई लाइन सेगमेंट है, उसका वर्टेक्स दिया हुआ है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसके मिड पॉइंट का निर्देशांक होगा x निर्देशांकों का सम बाई 2, y निर्देशांकों का सम बाई 2 और z निर्देशांकों का सम बाई 2। तो यहाँ देख रहे हैं ना आप x1 x2 बाई 2, y1 y2 बाई 2, z1 z2 बाई 2। तो यह भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ऑप्शन सही कौन है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो उनके निर्देशांकों का अंतर होता है। तो यह था आपका
3D से रिलेटेड, डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड प्रश्न। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। देखिए यह भी क्वेश्चन 3D से रिलेटेड है। कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, अर्थात एक रेखा के जो रेखा है जिसका लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है जब द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3, 4 एंड 8, -3, 8 आर। इसको हिंदी में समझिए। यदि किसी रेखाखंड के निर्देशांक दिए हों तो उस निर्देशांक से बनने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। तो इसको मैं यहाँ डिडक्ट कर रहा हूँ। सपोज यही आपका लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट ए का निर्देशांक हम लिख दिए 2, 3 और 4, बी का निर्देशांक लिख लिए 8, -3 और 8। तो हमको इसके मिड पॉइंट पी का निर्देशांक निकालना है। आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, पी का निर्देशांक, अगर इसके निर्देशांक x1, y1 और z1 है, इसके निर्देशांक x2 और y2 और z2 है, तो मिड पॉइंट का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2 होता है ना जी। तो अब जस्ट इसी से इसके फॉर्मूला को हम लोग निकालेंगे, इसके मिड पॉइंट के निर्देशांक को निकालेंगे। तो x1 2 और 8 10/2 क्या होगा जी, इस पर बैठाएंगे तो 2 + 8/2, फिर क्या लिखेंगे 3 - 3/2, फिर क्या लिखेंगे 4 + 8/2, तो क्या होगा 5, 0 और 6, क्या होगा 8 to 10/2 5, 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0/2 0, 8 और 4 12/2 क्या होगा जी 6 होगा। तो इसका निर्देशांक कौन होगा 5, 0 और 6। ये है 10, 0, 12, ये भी रॉन्ग, 5, 6, 0 ये भी रॉन्ग, 0, 5, 6, 5, 0 ये भी रॉन्ग। आपका ट्रू कौन है जी डी, 5, 0 और 6। तो मिड पॉइंट का निर्देशांक कितना निकला जी 5, 0 और 6। तो ये था मेरा मिड पॉइंट सेगमेंट निकालना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जितने अभी तक आते जा रहे हैं लगभग 3D से रिलेटेड है। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द 2 स्ट्रेट लाइन्स आर, ये डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं कौन कौन, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, देन द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम या cos थीटा इज। सिंपल सी बात है, यह भले ही लिखा गया है बड़ा लेकिन बहुत आसान है, सिंपल, यहीं से आप समझ सकते हैं कि cos थीटा इज, दैट्स मीन्स ये जो डायरेक्शन कोसाइन है दो स्ट्रेट लाइन का है। एक स्ट्रेट लाइन है L1 M1 N2, L1 M1 N1 उसका डायरेक्शन कोसाइन है। मान लीजिए यही देखिए ना, यह एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन DCS लिखते हैं, L1 और M1 और N1 है। एक है L2 M2 और N2 है, L1 M2 और N2 है। बीच का एंगल थीटा है, तो अर्थात बीच का एंगल हमको cos थीटा निकालना है। तो आप डायरेक्शन कोसाइन के बीच का फॉर्मूला सीधे आप जानते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। कैसे निकालते हैं जी, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर देते हैं, बीच का हमारा एंगल cos थीटा निकल जाता है। तो L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। तो देखिए इस ऑप्शन में क्या है L1 M1 N1 L1 M2 N2 जोड़ के रूप में है, तो ये ऑप्शन गलत है। L1/L2 + M1/M2 + N1/N2 ये भी गलत है। तीसरा है L1 × L2 + M1 × M2 + N1 × N2। तो उसके बीच का cos थीटा का मान क्या होगा L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 के प्रोडक्ट का सम। तो ये था मेरा अभी का जस्ट क्वेश्चन cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या आ रहा है। देखा जाए क्वेश्चन, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 7x 4y - 2z + 5 = 0। तो इसका नॉर्मल हमको बताना है। नॉर्मल प्लेन का इक्वेशन कितना है 7x + 4y - 2z + 5 = 0। इसे सजा कर लिख दें तो 7x + 4y - 2z = -5 होगा ना।
इक्वेशन ऑफ द प्लेन नॉर्मल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी पढ़े है ना जी। ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो ए बी सी देखिए, तो देयरफॉर ए बराबर कितना 7, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू -2। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो होगा 7 4 -2। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो चलिए, यह क्वेश्चन था द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इतना इज 7 4 और 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन जो है दिखने में कितना बड़ा है। इफ द प्लेन्स a1x b1y c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन यह जो प्लेन है, पहला प्लेन इस प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर है, सपोज मैं इस प्लेन को ऐसे डिडक्ट किया और इसी पर एक दूसरा प्लेन को बनाया, जो यह दोनों एक दूसरे पर क्या है जी, परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, इसका प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन है ना जी, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इनके बीच का कोण कितना है जी, π/2 है। तो किस कंडीशन के अनुसार यह होंगे, परपेंडिकुलर किस कंडीशन पर होंगे, समानांतर किस कंडीशन पर होंगे। तो देखिए, प्रश्न बड़ा हो तो देख के डरने की बात नहीं सोचनी है कि हम अरे प्रश्न बहुत बड़ा है, ये हमसे नहीं बनेगा, वो नहीं करना है। आपको अंदर जाना है, प्रश्न को पढ़ना है और सिंपली बनाना है। तो देखिए, दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइन का गुणनफल का जो क्या हो जाए जी, 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए, तो a2 का किससे गुना करेंगे, a1 से, b2 का b1 से, c1 का c2 से, जोड़ करके 0 के क्या कर देंगे जी, इक्वल कर देंगे। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। अगर उनके प्रोडक्ट क्या हो जाए, प्रोडक्ट का सम किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो वह परपेंडिकुलर होंगे। अगर वो प्रोपोर्शनल हो जाए तो क्या होंगे जी, समानांतर होंगे। समानांतर कब होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो समानांतर होते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर होते हैं। तो प्रश्न किसको पूछा जा रहा है, परपेंडिकुलर का, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो ये था मेरा आज का सेशन, और इस सेशन में हम लोग मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव देखे। मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव में आप देखें, कभी इंटीग्रेशन से आया, कभी वेक्टर से आया, कभी आपको 3D से आया। तो ये जितने प्रश्न हम दिए, ये सारे प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट थे, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।